नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट बी चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब आपको पता है कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी और भारतीय सेना जो है वो पराजित हुई थी। भारतीय सेना की तरफ से शाह आलम और शुजाउद्दौला जैसे, मीर कासिम जैसे लोग लड़ रहे थे और पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध के पश्चात ये युद्ध जो है भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा साम्राज्य स्थापना में एक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक युद्ध के रूप में साबित होता है। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था कि इलाहाबाद की संधि की थी, और इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 ईस्वी में की गई। इसमें एक नया शब्द आता है, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या था कि अंग्रेजी सेना ने राजस्व और सैन्य प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और प्रजा को चलाने के लिए या वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने का काम जो है वो नवाब को दे दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मुख्य पावर है वो किसके पास आ गई, अंग्रेजों के पास आ गई। और ऐसे देखने के लिए, नाम मात्र के लिए सिर्फ वहाँ का नवाब राजा हुआ, जिसको बाद में लोगों ने नवाब मानना ही बंद कर दिया क्योंकि कोई उसके पास पावर नहीं थी। उसके बाद भयंकर तरीके से टैक्स वसूला गया, बहुत ही ज़्यादा किसानों का शोषण हुआ लोगों का, और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि बंगाल में अकाल भी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हो रही थी, कंपनी भी पैसे वाली हो रही थी, लेकिन भारत के लोग गरीब होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी की कर्मचारी। कंपनी के कर्मचारी तो बहुत पैसे वाले हो जा रहे थे, लेकिन कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी को नुकसान कैसे हो रहा था कि ये लोग निजी व्यापार करना शुरू कर दिए थे, अर्थात करप्शन के द्वारा खुद तो पैसे वाले होते जा रहे थे। जैसे आज करप्शन होता है ना, कोई ऑफिसर, कोई कर्मचारी करप्शन करके खुद पैसे वाला हो जाता है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे बजट ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो कंपनी को ऐसे ही नुकसान हो रहा था और कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले हो रहे थे। जब ये चीज़ समझ में आई ब्रिटेन की संसद को, वहाँ की महारानी को, या वहाँ के जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो फिर बाद में क्या हुआ, इसकी जांच करवाई गई। जांच करवाने के लिए सबसे पहले वहाँ उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित करके रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करवा दिया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और गुप्त समिति की सिफारिश पर, और किसने बनाया था इसको? लॉर्ड नॉर्थ ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में दो मुख्य इसके उद्देश्य हुए, तो दोनों उद्देश्यों की बात करते हैं। एक उद्देश्य तो ये था कि कंपनी के दोषों को समाप्त करना। कंपनी के दोषों को समाप्त करना, एक तो इनका ये उद्देश्य था। दूसरा, भारत व ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। ये एक था, भारत व ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और कंपनी के दोषों को समाप्त करना। ठीक है, अब देखिए, कंपनी के दोषों को समाप्त करने का मतलब ये है कि कंपनी में बहुत सारी कमियां थी, इसी वजह से तो सरकार को फायदा नहीं हो रहा था। कर्मचारी अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी गरीब होती चली जा रही थी। इनमें क्या समस्याएं हैं, क्या दोष हैं, उसकी जांच करके उनको दोष दूर किया जाएगा। और दूसरा, भारत और ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। तो देखिए, यहां से कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की शुरुआत माना जाता है ये रेगुलेटिंग एक्ट। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंपनी को नियंत्रित करने की शुरुआत कहां से होती है, किस एक्ट के माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से होती है। अब इसको समझने के लिए, जैसे लिखा हुआ भारत और ब्रिटेन में कंपनी के कार्यों को, तो सबसे पहले समझना होगा कि जो हमारी जो संसद थी इंग्लैंड की, उसने बनाया था निदेशक मंडल। जिसमें से कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे इस निदेशक मंडल में। निदेशक मंडल को चुनने का काम कौन करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये लोग चुनने का काम करते थे। ये लोग क्या करते थे? अपने निदेशक मंडल को, डायरेक्टर्स को चुनते थे, और इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किसका था? संसद का। देखिए, ये जो है निदेशक मंडल, ये तो इंग्लैंड में काम करता था मुख्य रूप से। ये कहां से काम करता था? इंग्लैंड से। जबकि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है वो भारत में काम करता था। हालांकि निदेशक मंडल के जो अध्यक्ष थे वो
गवर्नर हुआ करते थे वो भी काम करते थे, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से संसद के ज़्यादा समीप था, इंग्लैंड से काम करता था। इसीलिए यहाँ पर चूंकि कंपनी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यहाँ क्या है, भारतीयों का शोषण भी हो रहा था और कंपनी को नुकसान भी हो रहा था। इस वजह से वहाँ की सरकार ने, ब्रिटेन ने, के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ये दो मुख्य बिंदु अपने चुने थे कि कंपनी के दोषों को दूर करना है व भारत और ब्रिटेन में कंपनी के शासन को नियंत्रित करना है। अब बात करते हैं इनके प्रावधानों की, कौन कौन से प्रावधान थे। ठीक है, प्रावधानों की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला प्रावधान तो ये था, अगर पहले प्रावधान की बात करें तो एक प्रावधान तो ये किया गया कि जो कोटा प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर्स, ये प्रोप्राइटर्स क्या करेंगे कि ये वही प्रोप्राइटर्स निदेशक मंडल के अध्यक्ष को चुनेंगे जो पूर्व में, 1 वर्ष पूर्व में जिनका शेयर 1000 पाउंड रहा हो। ठीक, प्रोप्राइटर्स जो है, मैंने बताया कि निदेशक मंडल के अध्यक्ष को चुनते थे, लेकिन पहले जो नियम था वो 500 पाउंड का था। शुरू में जब कंपनी बनी तब कितने का था, 500 का। लेकिन अब क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनका शेयर बढ़ा दिया गया। दोस्तों, कोई भी बिजनेस संस्था बनानी है, उसमें जिसका शेयर ज़्यादा रहेगा, जिस व्यक्ति का शेयर ज़्यादा रहेगा, वो उतना ही कंपनी के प्रति ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो सरकार को लगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो गड़बड़ी है वो शायद कम हो जाए, करप्शन शायद कम हो जाए। इसलिए प्रोप्राइटर्स में जो सदस्य थे वो अब वही व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन सकते थे, निदेशक मंडल में चुन सकते थे, और वही डायरेक्टर चुन सकते थे जिन्होंने 1 वर्ष पहले कंपनी में 1000 पाउंड शेयर का मतलब पैसा लगाया हो, 1000 पाउंड का उनका शेयर हो। एक तो ये व्यवस्था की गई, इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा। दूसरी बात करते हैं तो एक तो काम ये किया गया, दूसरा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों, वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स पहला था ये। तो पहला गवर्नर जनरल और कह सकते हैं अंतिम गवर्नर कहाँ का, बंगाल का। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि दोस्तों जैसे हमारा ये भारत है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं, तो 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो यहाँ के अलग अलग क्या थे, गवर्नर, यहाँ के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, ताकि पूरे दक्षिण भारत में, पूरे भारत में जो है वो व्यापार को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए। लेकिन अब इन तीनों में आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होता था। कभी ये टैक्स ज़्यादा देता था, कभी ये ज़्यादा देता था, तो कभी ये ज़्यादा देता था, कभी ये कम देता था तो वो ज़्यादा देता था। आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं था, और ऐसे में कितना लाभ हो कंपनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर, चूंकि मुख्य इनका फोकस बंगाल में रहता था, इसलिए बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये जो है यहां बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को नियंत्रित करेगा। अर्थात ये कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल के डिसीजन नहीं लेंगे। अर्थात ये जैसा कहेगा, और इससे सरकार जुड़ी रहेगी, है ना, इससे सरकार जुड़ी रहेगी, तो ऐसे करप्शन को कम किया जा सकता है। इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को चुना गया, जो कि निदेशक मंडल का कह सकते हैं अध्यक्ष होता था, जो सरकार से, ब्रिटेन की सरकार से डायरेक्टली जुड़ा रहता था। आगे बात करते हैं कि एक प्रशासक मंडल, बंगाल में प्रशासक मंडल का गठन किया गया, जिसमें एक पहला कौन रहता था, एक व्यक्ति तो उसमें होता था गवर्नर जनरल, प्लस इसमें 4 अन्य सदस्य भी थे। ये व्यवस्था की गई, प्रशासक मंडल बनाया गया। और इस प्रशासक मंडल का काम क्या था, इस प्रशासक मंडल का काम था कानून बनाना और कानून लागू कराना।
ठीक है। तो गवर्नर जनरल तो आपको पता है वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन ये जो 4 सदस्य थे उनके अगर नामों की बात करें तो एक तो था, इनके नाम मैं बोले दे रहा हूं, एक तो था क्लेवरिंग, एक था मॉल्सन, एक व्यक्ति था बर्वेल, और चौथा था फिलिप फ्रांसिस। ये 4 व्यक्ति थे। ये 4 व्यक्ति इसके साथ कानून बनाने का काम करते थे। तो अब देखिए, कभी कभी ये जो फिलिप फ्रांसिस है इसके बारे में कहा जाता है कि गवर्नर जनरल अर्थात वारेन हेस्टिंग्स का विरोधी था। अगर ये 2 सदस्यों को अपने किसी को भी अगर अपनी तरफ कर लेता है तो कुल मिला के 5 है ना, 4 ये और 1 ये, तो अगर 3 एक तरफ हो जाएं और 2 एक तरफ, तो जिस तरफ 3 लोग रहते थे उनकी बात को ज्यादा माना जाता था। तो कई बार फिलिप फ्रांसिस ने ऐसा भी किया, अगर 3 लोग एक तरफ हो गए तो ये तुम खाक गवर्नर जनरल बने रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स कुछ नहीं कर पाता था। तो बंगाल में प्रशासक मंडल का गठन इसलिए किया गया था ताकि कानून बनाए और बंगाल में कानून को लागू भी करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और अनोखी बात हम लोग ये भी देखते हैं। वो अनोखी बात क्या थी कि 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की यहां पर स्थापना की गई। एग्जाम में पूछा जाता है किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश सीजे प्लस 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब ये जो पहला मुख्य न्यायाधीश था ये था एलिजा इम्फे। कौन था, एलिजा इम्फे। तो याद रखिए 1774 में जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्फे। लेकिन समस्या ये आई कि कानून बनाने का काम तो ये भी कर रहा है प्रशासक मंडल, और कानून बनाने का काम कौन करने लगा, यहां सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे में पता चला कि एक ही मुद्दे पर दोनों कानून बना दिए तो कानून जो है उनका क्लैश होने लगता था, टकराव होने लगता था। ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो जाती थी। उसी विषय में ये कुछ दूसरा कानून बनाए हैं और उसी विषय में ये जो प्रशासक मंडल है गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, ये कुछ अलग नियम बनाए हुए हैं। तो ये समस्या क्रिएट होती है, जिसके लिए बाद में फिर 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट आता है, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, इनके दायरे में ये प्रशासक मंडल भी आ जाता है। अर्थात यहाँ पावरफुल कौन हो जाता है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको क्या काम दिया गया, इनसे संसद ने कहा ब्रिटेन की सैन्य प्लस राजस्व, सैन्य और राजस्व से संबंधित समस्त जानकारियां जो हैं वो आपको ब्रिटेन की संसद को, ब्रिटेन की सरकार को देनी पड़ेंगी। ये काम कौन करेगा, निदेशक मंडल करेगा। ऐसी बात भी यहां पर शामिल की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और इसके साथ साथ और क्या किया गया कि यहां एक चीज और की गई कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अब निजी व्यापार नहीं करेंगे, अर्थात निजी व्यापार पर प्रतिबंध ये लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, क्योंकि निजी व्यापार करके ही तो ये लोग धनी हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, सही से संचालित करने के लिए लाया गया एक कानून था, जो कि लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के प्रस्ताव पर ही आधारित था। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था ताकि उनको भी लाभ हो। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भेजे हैं, तो उन्हें भी लाभ हो और भारतीय जनता का शोषण ना किया जाए, उनके साथ उनके धर्म के प्रति खिलाफ काम ना किया जाए।
एक मानवता के हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाए। ये किसका सोचना था? ब्रिटेन की संसद का सोचना था। लेकिन यहाँ कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो सिर्फ मुनाफे के चक्कर में ही लगे हुए थे, जो कि बाद में अकाल भी पड़ता है बंगाल में इसी वजह से। 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल और क्या होता है, उस समय अराजकता फैल जाती है और इसी वजह से 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को लाया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स ने आते ही द्वैध शासन को समाप्त भी किया था, है ना। द्वैध शासन में क्या था कि राजस्व और सैन्य प्रशासन तो खुद अंग्रेज ले लिए थे और शासन संचालित करने का काम नवाब को दे दिए थे, जो कि कर नहीं पाता, कर भी नहीं सकता था वो, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो यहीं पर ये समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू।